नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। कहां खो गया देश का सुहावना मौसम, कहां खो गई दिल्ली की ठंडक। इतनी बेतहाशा बारिश के बावजूद देश को मॉनसून में भी राहत नहीं मिली। सीएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी और उमस ने बिजली की डिमांड को बढ़ा दिया है, जिससे गर्म रातों से सेहत को खतरा है। तो ऐसे में आज हमारे इस शो में हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं। देश और राजधानी दिल्ली की खास तौर पर अगर हम बात करें तो बढ़ते हीट इंडेक्स की चर्चा होगी, बढ़ते क्लाइमेट चेंज की समस्या पर आज बात करेंगे, साथ ही सीएसआई के जो सुझाव हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली में इस सीजन में काफी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी हीट कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसका असर दिल्ली की बिजली खपत पर भी पड़ा है। हम आपको आंकड़े बताते हैं। दरअसल दिल्ली में गर्मी और उमस ने इस बार बिजली की मांग को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और इसी को लेकर सीएसई यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये नई रिपोर्ट ये बताती है कि इस साल यानी कि 2025 में गर्मियों में हीट इंडेक्स यानी कि गर्मी और उमस काफी बढ़ी है। इससे राजधानी में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। साल 2025 की गर्मी पिछले साल यानी कि 2024 की तुलना में कम गर्म थी, लेकिन इस साल बारिश और उमस ज्यादा हुई है। मार्च से मई यानी कि प्री मॉनसून में हीट इंडेक्स 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान बिजली की मांग स्थिर थी, लेकिन जून से अगस्त यानी कि मॉनसून के पीक में उमस बढ़ने से हीट इंडेक्स 46 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे दिल्ली वासियों को परेशानी हुई और उन्होंने गर्माहट का एहसास किया। लिहाजा ठंडक के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा और इसका असर बिजली की मांग पर आया। सीएसई की स्टडी ये भी बताती है कि दिल्ली की रोजाना बिजली की मांग की अगर बात की जाए तो 67% यानी कि 67% हिस्सा गर्मी और उमस की वजह से है। और ये आंकड़े कई चीजों के संकेत भी देते हैं, जैसे कि हमें काफी कुछ सोचने पर भी मजबूर करते हैं, और इसी का आज हम आगे विश्लेषण करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो गर्मी की वजह से हर साल बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। इस साल यानी कि साल 2025 की बात करें तो दिल्ली की बिजली की मांग में एक नया रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है। 12 जून 2025 को रात में 11:09 पर बिजली की मांग सबसे ज्यादा रही, 8,442 मेगावाट तक, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछले साल यही 19 जून की अगर हम बात करें तो 8,656 मेगावाट रही थी। 10 साल की अगर बात की जाए तो साल 2015 से 25 तक अगर नजर डाली जाए तो दिल्ली में बिजली की मांग 5,846 मेगावाट से बढ़कर 8,442 मेगावाट हो गई है। यानी कि पिछले 10 वर्षों में बिजली की डिमांड में 44% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में दिन के साथ साथ रातें भी गर्म हैं, और पहले रात में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता था, लेकिन मौजूदा साल की बात करें तो ऐसा बदलाव नजर आया है कि रातें ज्यादा गर्म हैं। और मानसून में भी रातों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा है, सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा, क्योंकि दिन तो गर्म है ही, रातें भी गर्म हो रही हैं। कंक्रीट की इमारतें, सड़कें दिन की गर्मी को रात में छोड़ती हैं, और गर्म रातें शरीर को ठंडा होने से रोकती हैं। तो दिल्ली में पिछले 2 दिनों से अचानक गर्मी ज्यादा बढ़ी है। वैसे इसी गर्मी का असर हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है। जानकार मानते हैं कि इससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा है। गर्मी की वजह से शरीर में थकावट महसूस हो रही है, सर दर्द, चक्कर आना, प्यास, शरीर के लड़खड़ाना, इस तरह की कई समस्याएं लोगों को हो रही हैं। सबसे गंभीर समस्या लू की, और इस स्थिति में आती है शरीर के अंदर का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, 40.6 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, और ये सेहत के लिए एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन भी है, और इसकी वजह से लंबे समय के लिए कोई भी अंग बेकार भी हो सकता है। सांस की गति तेज होना या फिर इस तरह के सामान्य लक्षण अक्सर लोगों में नजर आ रहे हैं। यानी कि गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन ने दिल्ली की गर्मी और उमस को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारत में तापमान पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ा है। गर्मियों में 1 महीने पहले शुरू हो रही है गर्मी आजकल, और हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर बिजली की मांग 2% बढ़ जाती है। 2019 से 22 तक की अगर हम बात करें तो कूलिंग की जरूरत 21% रही है, लेकिन गरीब लोग जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गर्मी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
सीएससी ने दिल्ली को गर्मी और बिजली की मांग से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हैं इस वक्त शरणजीत कौर, डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। हमारे साथ राजीव ककाडिया जी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के। प्रोफेसर डॉक्टर गुफरान बेग, फाउंडर हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सफ़र और चेयर प्रोफेसर NIAS से और एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। और जगदीश ममगिन जी भी हमारे साथ हैं और ये अर्बन अफेयर और फॉर्मर MCD चेयरमैन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शरण जी, आप ही से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को किस नज़रिए से देखा जाए? ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है एक तरीके से, चाहे हम क्लाइमेट की बात कर लें, गर्मी की बात कर लें, इसका असर क्योंकि सीधा सेहत पर भी पड़ रहा है और आसपास के एनवायरनमेंट पर भी। जी, जैसा कि सबको लगता है कि दिल्ली की जो गर्मी है उसमें सिर्फ एयर टेम्परेचर है जिसका रोल होता है सबसे बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को ह्यूमिडिटी और हीट इंडेक्स के बारे में इतना नहीं पता, जिसकी वजह से लोग एक्शंस ले पाए। तो हमारी रिपोर्ट में ह्यूमिडिटी, हीट इंडेक्स, इन सबको देखा गया है कि किस हिसाब से जो गर्मी है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है। लोगों को अगर हम देखें मानसून के मंथ में या फिर प्री मानसून के मंथ में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर हम प्री मानसून के मंथ को देखें मार्च से मई में, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, हीट इंडेक्स जो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक है, उसमें हमारी गर्मी अप्रैल में ही इस साल पहले आ गई है, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की अप्रैल से। हाँ। और अगर हम मानसून की बात करें तो अगस्त में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि पीक डिमांड पिछले साल को भी क्रॉस कर गया है, 7,000 मेगावाट के ऊपर। और इन सब से जो रात की गर्मी है उससे भी हमें राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि रात के टेम्परेचर को ये बढ़ा दे रहा है, क्योंकि जितना भी डेंस बिल्डिंग है वो हीट को डिसिपेट, रिलीज नहीं कर पा रहा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है रात में। वो ज्यादा कूलिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, कूलर को यूज कर रहे हैं, AC को यूज कर रहे हैं, जिससे और गर्मी बढ़ती जा रही है दिल्ली में। जी बिल्कुल। तो इसका असर जो है सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कि लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। गुफरान जी, आपको मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, आप बताते हैं कि किस तरीके से साल दर साल एक तो पैटर्न चेंज होता जा रहा है मौसम का, चाहे वो गर्मी हो, मानसून हो। इस बार भी आप देख लीजिए, बारिश बहुत देर तक है और स्थिति क्या है पूरे देश में ये हमने देखा ही है। बावजूद इसके, इतनी बारिश के बावजूद गर्मी बढ़ती जा रही, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हाल मुंबई वाला हो रहा है इस बार। यस, देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग बात करते हैं और इसमें हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि उसमें तापमान, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है बस, लेकिन इसका जो गंभीर साइंटिफिक जो प्रभाव है वो सही जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी एक चीज आपकी खराब हो गई या हीमोग्लोबिन खराब हो गया, तो बॉडी के और पार्ट्स में किस तरकीब से वो इम्पेक्ट करता है और उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। वही ये क्लाइमेट चेंज के चलते भी हो रहा है कि खाली यही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के चलते हुए ये चरम तापमान वो बढ़ रहा है, जिससे लंबी तो छोटी, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज जो अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली में हो रहा है उसके बारे में बता दूं मैं कि नॉर्मली एक बार बारिश हो जाती है तो उसके बाद में आपको थोड़ी सी शांति और गर्म, मतलब अच्छी उसका महसूस होता है कि मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन पहले जमाने में वेस्टर्ली डिस्टरबेंसेस सिर्फ हम सर्दियों के बारे जमाने में सुना करते थे और उसकी वजह से एकदम से वो अलग से जेट स्ट्रीम चेंज होती थी और वो कार्य। लेकिन अभी जो है ना, ये वेस्टर्ली डिस्टरबेंसेस जो हैं वो बहुत तेजी के साथ में इवन मानसून के मौसम में भी आ रहे हैं। कारण उसका क्या होता है कि वेस्टर्ली डिस्टरबेंस आने से बहुत तेजी के साथ में और शिद्दत से बारिश होती है, जो मानसून की बारिश से बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके बाद में एकदम से टेम्परेचर और तापमान वही गर्मी वाला हो जाता है। यानी कि वो मानसून की जो नमी है उससे जो मौसम सुहाना होता है वो सुहानापन जो है नहीं रहता है, और धीमी धीमी वाली जो वर्षा मानसून की होती है वो भी नहीं रहती है। तो आपको एक तो एक्सट्रीम बारिश देखने को मिल रही है, उसकी वजह से बाढ़ आ रही है, और जैसे ही वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस खत्म होता है तो आपको फिर वो गर्मी का एहसास हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि सर्दियां बहुत धीमी हो गई हैं। अभी पिछली देखा होगा कि सर्दियां जो है एकदम से टेम्परेचर उतना जाते ही नहीं है। अभी पहले तो ऐसा हो जाता था कि 4-5 डिग्री भी चला जाया करता था 2-4 दिन के लिए, लेकिन अब तो वो बिल्कुल वो भी नहीं जा रहा है।
और इसका बहुत दूरगामी परिणाम हो रहा है। उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। तो मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे हम बिल्कुल आगे। सर, मैं लौटती हूँ। मैं इसी के साथ साथ राजीव जी आपको जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसका जो असर है वो सीधे तौर पर पड़ा है बिजली पर। बिजली की खपत, हालांकि देखिए बारिश के मौसम में अमूमन लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं एसी कूलर, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये हो रही है, और खासतौर पर जो इस रिपोर्ट में बताया गया वो ये हो रही है कि रात में लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ गया है। देखिए कई फैक्टर्स हैं। आज की तारीख में इतनी अच्छी बरसात हुई है, वातावरण इतना साफ है, इतना जब धूप निकलती है तो इतना नीला आकाश होता है। सन जो है, सन के अंदर वो पूरा जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं रात के वक्त। अब दिन भर वो तपती रहती हैं और हीट ट्रैप हो जाती है। अब ये जो मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन्स भी हैं, अगर आपको हमें याद हो, हम बचपन में जब हम सोते थे तो रात को अपना एक जाली का दरवाजा होता था, तो लकड़ी का दरवाजा खोल देते थे, जाली के दरवाजे से पंखा हवा दे देता था। बिल्कुल। आज की तारीख में जो न्यू बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जाली का दरवाजा तो टोटली आउट हो गया है, और अगर होता भी है तो लोग उसको नहीं रखते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर स्मेल्स भी इतनी हो गई हैं। जो पूरा हीट ट्रैप है, ये वाला मौसम ऐसा है जिसमें कि सड़न भी ज्यादा होती है, तो आसपास की स्मेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो जो मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न बिल्डिंग जिस तरह की जो बन गई हैं, दे ट्रैप हीट। तो आपके पास, अब आप देखते होंगे कूलर का आपने नाम लिया है, आप आज की तारीख में जाएंगे तो जे क्लस्टर्स में भी आजकल कई जगह पे एसी नजर आएंगे। एंड जनता फ्लैट्स जो है, छोटा लोअर स्ट्रेटा भी है, मैं कोई ये ऐसा कमेंट नहीं मान रहा हूँ, एलिटिस्ट कमेंट नहीं मान रहा हूँ, बट एसी एक नेचुरल ये चीज बन गई है, हर घर में अब एसी है। तो ऑब्वियसली रात को अब तुम्हारा जब एसी है तो उन लोगों ने बिल्डिंग्स उस तरह की बना दी हैं जिसमें कि हवा का आदान प्रदान नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। आजकल की एक जो नया बिल्डिंग मास्टर बायलॉज भी आ गए हैं, उसमें उन लोगों ने शाफ्ट्स की और उस सब की महत्वता खत्म कर दी है। अगर इफ यू कैन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन अगर क्रिएट कर सकते हैं तो आपको बिल्डिंग में शाफ्ट देने की भी जरूरत नहीं है। तो सारा कुछ जो अंदर तो जो सर है, फिर आप ये कह रहे, देखिए दोनों चीजें, क्योंकि हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, वेदर एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनसे भी बात कर रहे हैं, सीएससी से भी हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बिजली की डिमांड बढ़ी है, ठीक है, एक तरफ तो इस तरह का मौसम है, गुफरान जी ने बहुत अच्छे से बताया, हमें शरणजीत जी ने भी बताया कि जिस तरीके से ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ी है, आपका ये कहना है कि जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। या कंक्रीट जंगल बना दिया। मैं जगदीश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप ही का डिपार्टमेंट है, जरा समझाइए कंक्रीट का जंगल जिस तरीके से, स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज में देखें, जो बनता जा रहा है, ये कितना रिस्पॉन्सिबल है? क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन हम खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो ये है कि दिल्ली का अपना कोई क्लाइमेट नहीं है। हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो दिल्ली में हवा ठंडी हो जाती है। तो दिल्ली का जो निर्भरता है वो बाहर के क्लाइमेट से ज्यादा इफेक्टेड होती है। दूसरी बात, जो अर्बन व्यवस्था पर आप बात कर रहे हैं, देखिए हर साल जो है आपका 9 से 10 लाख पॉपुलेशन बढ़ रही है। हर साल 18 से 20 हजार आपके नए कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। जाहिर है ये जब दोनों चीजें हो रही है तो आपके जो बिजली के कंज्यूमर हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो विषय ये है कि इस वजह से भी बिजली की डिमांड बढ़ रही है, ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये एक स्वाभाविक है। दूसरी बात आपने कही, मानसून में जो है वो उस दौर में भी शाम को उमस हो रही है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में अगर आपने इस बार देखा होगा कि जल भराव बहुत ज्यादा हुआ, और जल भराव तो हुआ लेकिन वो बहुत लंबे समय तक स्थिर रहा। दिल्ली की प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली का पॉपुलेशन पहुंच गया है लगभग 3.4 करोड़। सर इसी दिल्ली में जो रोड है हमारी, दिल्ली में जो रोड है वो तारकोल की पक्की रोड है। ठीक है, तो जब बारिश होती है, सर 10 सेकंड के लिए सर, इसमें हम बैंगलोर जैसी सिटीज को भी इंक्लूड करें, क्योंकि वहां भी स्थिति वैसी है। एक समय था जब बैंगलोर में पंखे की जरूरत नहीं होती थी, आज वहां पर एसी की जरूरत है। अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो हर जगह स्थिति वैसी है, वहां पर भी बाढ़ आती है, उसको भी साथ ही सर इंक्लूड करते जाइए। क्या वहां पर भी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं? देखिए, बेंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली क्या है कि दिल्ली के पास कोई एक्सपेंशन नहीं है। दिल्ली एक कॉम्पैक्ट है। आप यूं समझ लीजिए, एक बोरी में आपने 10 रोटी रखी, 100 रोटी रखी, आप उसी में रखे जा रहे हो। और दिल्ली में बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनी है।
दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है 3 से 4 मंजिल, और खासकर दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी बड़े पैमाने पर है। और दूसरी सबसे पर बड़ी सर बात ये एनसीआर है में कि तो जब है ही वो सिचुएशन सुनिए ना। सुनिए सुनिए, जब ये बारिश होती है, जैसे इस बार दिल्ली का जो एक इशू हुआ और खासकर वाटर लॉगिंग हुआ, उसका एक कारण ये भी है कि दिल्ली में वेटलैंड एरिया नहीं है। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो भारी तारकोल की बनी है, पानी इकट्ठा होता है, फिर धूप आ जाती है तो वो पानी को एवोपरेट करती है। साइड में निकालने के लिए जो ड्रेन्स थी वो एनक्रोच्ड हो गई है, आसानी से पानी निकलता नहीं है दिल्ली का। और दिल्ली के इस वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है दिल्ली में, और ये बारिश में तो खासकर ज्यादा ह्यूमिडिटी इसलिए भी हो रही है कि एक तो ये कारण मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि अगर आप देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर भी 30 से नीचे नहीं जा रहा। मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम भले ही 44-48 तक जा, लेकिन मिनिमम भी कम नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अभी जैसे बताया, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आपने देखा होगा पीछे राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो मैं वहां पे गया था, एक एनडीटीवी का प्रोग्राम था, वहीं पे हमने लाइव किया था। मैंने देखा वहां पे जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सारी बिल्डिंग को, चूंकि एसी ओरिएंटेड बिल्डिंग है तो उनमें खिड़की है ही, यानी कंस्ट्रक्शन इक्वली जिम्मेदार है सर। कंस्ट्रक्शन इक्वली जिम्मेदार है। मैं एक बार गुफरान जी आपके पास आना चाहूंगी। हम इन सारी चीजों को अगर कलेक्टिवली देखते हैं, अब देखिए हम यहाँ सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम जब चर्चा होती है तो बड़े मेट्रो सिटीज की बात होती है। गुड़गांव का हाल भी आप देख लीजिए, बैंगलोर का हाल भी आप देख लीजिए। चलिए गुड़गांव हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, बैंगलोर में भी स्थिति बिल्कुल वैसी है। वेदर पैटर्न वहां भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। बिजली की डिमांड, हालांकि हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पे भी देखिए, वहां पे भी लोग एसी चलाते हैं, जहां जो एक जमाना था पंखे तक की जरूरत नहीं होती थी। देखिए बेंगलोर का तो ये देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है ना, वो थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजिकली काफी कर्स रीजन हो गया है। बेंगलोर का एक बहुत नेचुरल एडवांटेज है कि वो थोड़ा सा हाइट पे है, 500 मीटर ऊपर उस पे है, तो वहां से जो भी इस टाइप के प्रदूषण और इमिशंस होते हैं वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ चले जाते हैं। तो एक नेचुरल एडवांटेज है, अदरवाइज बेंगलोर की स्थिति तो अभी दिल्ली के बराबर होती। तो ये वाला तो सिचुएशन है। लेकिन दिल्ली के बारे में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो तो लैंडलॉक सिटी हो गई है, और वहां पर वो अपनी जो बाधाएं हैं, और जो वहां पर जैसा बताया पिछले स्पीकर ने कि इतने रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग कम है, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपांशन हो रहा है, तो वो पूरी तरह से एकदम जकड़ सी गई है। और वो अपना जो प्रदूषण है और अपना जो इमिशन है उसको तो झेलना ही है उसको। उसके अलावा आसपास के जो भी आईजीपी रीजन, इंडो गंजेटिक गांगेय क्षेत्र हैं, वहां से आने वाली जो चीजें हैं उसका भी प्रकोप वहां पे रहता है। और जो भी चीजें वहां पर होंगी उन सबका, अब एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो कि आजकल कोई मतलब डिस्कस कर नहीं रहा है, क्योंकि पहले सफर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक हुआ करते थे, उसको मेजर करता था, लेकिन आजकल उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ठीक है। जनरली बारिश के जमाने में जो प्रदूषित कण होते हैं ना, जो एरोसोल्स होते हैं, वो धुल जाते हैं। तो नॉर्मली एरोसोल के जो कण होते हैं वो अल्ट्रावायलेट, जो कि बहुत स्किन बीमारी, स्किन कैंसर, स्किन की बहुत सारी बीमारी रहता है, उनको रिफ्लेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन बारिश के जमाने के अंदर क्या होता है कि वो धुल जाते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमीडिएटली, अगर बारिश के बाद में धूप निकली तो उसमें यूवी रेडिएशन जो है वो बहुत खतरनाक निकल के आते हैं। तो आज गर्मी हो रही है ना, उसका वही एक रीजन है कि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर हानिकारक तत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन। ठीक है, एक बार शरणजीत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो डेटा दिया गया, देखिए 12 जून 2025 को सबसे ज्यादा डिमांड थी, मांग थी 8,442 मेगावाट बिजली की, वहां तक पहुंची है ये जो डेटा है। और उसके बाद 19 जून और 10 साल में जो डिमांड है वो 44% ज्यादा बढ़ी है। अगर इस आंकड़े को देखते हैं तो क्या आने वाले समय में आप अनुमान लगाती हैं स्थिति कहां तक पहुंच सकती है? जी, जिस हिसाब से आप देख रही हैं कि इस साल 12 जून को रात को 11 बजे के आसपास पीक डिमांड रही है, तो पहले अगर हम देखें तो पहले पीक डिमांड हमारी दोपहर के समय में रहती थी, जब लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होता था 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास। लेकिन इस बार रात को देखा जी, चलिए मैं लौटी हूँ। हाँ, आवाज आप तक आ रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए। जी,
और वेंटिलेशन नहीं है बिल्डिंग्स में, तो किस प्रकार से जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल से अगर हम देखें तो 44% बढ़ चुका है, अगर 44%, तो आगे आने वाले समयों में भी जो रात की गर्मी है वो बढ़ती ही जाएगी। हम ये अनुमान लगा सकते हैं इससे कि रात की गर्मी, जैसे अभी उसका एवरेज 30 डिग्री तक है रात की गर्मी का ही, तो दिन की गर्मी कितनी बढ़ रही है, तो आगे आने वाले समयों में भी ये 2 से 5% तो बढ़ी ही जाएगी। ठीक है, एक बार गुफरान जी आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद हम अपने अगले गेस्ट के पास जाएंगे, राजीव जी के पास। ये पैटर्न जो चेंज हुआ है, देखिए रातें उतनी गर्म है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड कब होती थी, दोपहर के वक्त, जिस वक्त बहुत ज्यादा टॉप सन है, लेकिन यहाँ रातें भी उतनी गर्म हो रही हैं। और जिस बात का जिक्र आप हमेशा कहते हैं कि हर साल जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट अभी जो इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। अभी तक तो क्या होता था कि मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी होती थी। जब मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी होगी तो उसके अंदर दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर के टाइम पे होता है, 2-3 बजे के आसपास, तो उसमें बढ़ोतरी होती थी, तो उसके अंदर ज्यादा होता था, इसलिए बिजली की खपत और ज्यादा सर्दी मतलब ठंडी करने के लिए वो वक्त होता था। अभी एक क्या हो रहा है, नई चीज या मतलब ज्यादा तीव्रता से हो रही है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है उसके अंदर बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो ज्यादा है। अब आप वो मिनिमम टेम्परेचर में अगर रफी की जैसा 30 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है, तो एक लिमिट होती है जब तक कि अपना शरीर जो है टॉलरेंस रहता है, जब तक कि हम लोगों को ये रहता है कि भाई हाँ पंखे से काम चल जाएगा या फिर हवा खिड़की खोल दी तो काम चल जाएगा। शाम को होते होते लू की कमी कम हो जाया करती थी और वो एक्सटेंड हो रही है। तो एक तो ये है कि हवा के अंदर ठंडाई शाम को मिडनाइट होने के बावजूद भी नहीं आ पा रही है, हवाएं वही गर्म हवाएं चल रही है, नंबर 1। और चीज जो है मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी की स्पीड कुछ ज्यादा हो गई और वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है, जो कि कंफर्ट लेवल हुआ करता था, जो हमारा लेवल था एसी वर्सेस पंखे के बीच का, वो ब्रीच हो रहा है कहीं ना कहीं कई जगहों पे। और उसके कारण जो है अभी वो वाली एकदम से लोड जो आया है थ्रेशोल्ड लेवल खत्म होने का मिनिमम टेम्परेचर में, उसकी वजह से ये डिमांड का एकदम रिवर्सल आया है। एक बार राजीव जब आपको इंक्लूड करूंगे, आपने दोनों की बातें सुनी, सबकी बात सुनी। सर एक चीज थोड़ा सा और हमें समझाइए, आपने जो जिक्र किया वो ये किया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी तक एसी नहीं होते थे, लेकिन आजकल लोग एसी अफोर्ड कर रहे हैं और वहां पर एसी हो रहे हैं। पहली बात, ये आप बड़ा कारण देखते हैं। दूसरी बात, क्या आप टेम्परेचर को जिम्मेदार मान रहे हैं या फिर इसके लिए आपको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो जिम्मेदार है? देखिए ये इट ऑल बॉयल्स डाउन के एंड ऑफ द डे बायलॉज जब बनते थे, जो उसको उन लोगों ने जो बायलॉज वाली जो किताब है वो तो उन्होंने उठा के बाहर ही फेंक दी है। डीडीए अब कोई इस तरह का ये नहीं करता है। जो उसकी जितनी भी ये मीटिंग्स भी होती हैं उसमें भी हम बोलते हैं कि बायलॉज में आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, बिकॉज बायलॉज अगर आपको बता दें, बिल्डिंग बायलॉज जब बने थे सबसे पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाए थे। उसमें क्योंकि उन्हें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि वो बिल्डिंग को, इंसान को बिल्डिंग के अंदर रहना है, और उसका डिजाइनिंग और उसके बायलॉज उसकी सेहत के हिसाब से होने चाहिए। एयर डिस्प्लेसमेंट, एयर सर्कुलेशन, सनलाइट कितनी आती है, कितनी ये होता है, उसके हिसाब से आना होता है। क्या उतनी नेचुरल लाइट आती है कि नहीं, धूप आती है कि नहीं, बैक्टीरिया मरते हैं कि नहीं। अब आपका जो पूरा लाइफस्टाइल ही अंदर इंडोर्स का हो गया, आपकी सारी बिल्डिंग डिजाइन वैसी हो गई, और क्योंकि ह्यूमन ग्रीड नोज बाउंड कि भाई और हाइट बना दो, कंक्रीट जंगल बना दिया आसपास, और कोई तरीका नहीं है। एनसीआर बनाया ही क्यों था? ताकि दिल्ली को डीकंजेस्ट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बारी, ममकीन साहब अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 1.5-2 लाख रुपए, कितने लाखों लोग और बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे आपको रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। ये बात बिजली की डिमांड की नहीं है, ये किस तरह का बिल्डिंग डिजाइन है वो ज्यादा बड़ा रीजन है। हमारा लाइफस्टाइल उससे बड़ा ज्यादा रीजन है। क्योंकि आपको एक और बात बता दूं, एक बार आदमी सो जाता है उसके बाद कुछ ये नहीं है, बट आज की तारीख में रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो नेटफ्लिक्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पार्टी चल रहे हैं। लोगों का जो है सारा जो है रात को, दिन में तो यानी लाइफस्टाइल भी बराबर जिम्मेदार है इसके लिए, बिल्कुल। बिकॉज दिन के वक्त तो 12 बजे तक बच्चे सो रहे होते हैं, रात को 3 बजे तक वेरियस बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, सब कुछ है। तो बिजली की क्या नहीं, हम उनकी ममकिन साहब की भी बात, हालांकि वो हमारे साथ अभी है नहीं, कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन मैं इसको एक और चीज,
बात उनकी भी सही है, पॉपुलेशन भी बड़ी है, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? वो तो एक नेचुरल ग्रोथ है ना, बट मैं मान रहा हूं कि पॉपुलेशन बड़ी है इसमें, वो तो एक नेचुरल ग्रोथ है। बट नेचुरल ग्रोथ के अलावा मैं जो ऐसे बात बता रहा हूं कि नेचुरल ग्रोथ के अलावा भी तो एक फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर ये है कि हम लोग अब अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव ले आ चुके हैं कि हमारे को रात की जिंदगी ज्यादा ये लगती है, हमारे ज्यादा काम रात को होने लग गए हैं। रात को आपका तो ये तो छोड़िए, दिन सड़कों और पे रात तो में फर्क नहीं रहा ना अब। नहीं, दिन रात में कोई फर्क नहीं रहा, तो बिजली और सर रात को एक सेकंड शरणजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी यहीं से। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये बताइए कि ये हम केवल दिल्ली को लेके चल रहे हैं, हम एनसीआर को भी इसमें साथ में इंक्लूड कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप क्या मानती हैं कि लाइफस्टाइल इक्वली रिस्पॉन्सिबल है? जी बिल्कुल। जैसे इन्होंने बताया कि बिल्डिंग्स जितना महत्व रखता है उतना ही लाइफस्टाइल महत्व रखता है। जैसे कि हम देखें, अगर मौसम ठंडा भी होता है तो भी लोग पंखे के अलावा एसी को चलाना सही समझते हैं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल बन चुका है लोगों का, लोगों को आदत हो चुकी है एसी की। तो वो एसी चलाएंगे, अगर हम टेम्परेचर हमारी बॉडी झेल सकती है फिर भी एसी का यूज होता है, तो वो गर्मी तो बढ़ेगी ही जो शहरों में है। ठीक है। प्लस ये जो मेट्रो सिटी है, इसमें जो मेट्रो बनती है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जो गर्मी इतनी बढ़ती है, वाटर बॉडीज डिक्लाइन होती जा रही हैं, तो इन सब की वजह से ही जो गर्मी बढ़ती जा रही है। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, लाइफस्टाइल भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ग्रीन स्ट्रक्चर भी है, वाटर बॉडीज भी है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब गर्मी को बढ़ा रहे हैं दिल्ली को। एक और सवाल, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। क्या अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ी है, ये भी एक बड़ा कारण है? शरणजीत जी। किस चीज में? हाँ, तो एसी जो है, लोग आजकल क्या करते हैं, अगर एसी अफोर्ड पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल सब अफोर्ड कर लेते हैं। लोग ईएमआई पे लोन उठा के सारी चीजें ले लेते हैं और फिर अफोर्ड कर लेते हैं। आजकल जो हम कहते हैं लो इनकम पीपल है, अगर हम देखें तो 40% लोगों के पास, तो उनके पास भी एसी है, सभी यूज करते हैं। अगर हम स्लम एरियाज की बात करें, स्लम एरियाज में भी टीवी लगा होता है, एसीज लगे होते हैं, सब यूज करते हैं। तो यहाँ पे लो और मिडिल और हाई इनकम की बात ही नहीं हो रही है। जो ठीक है। पीपल हैं, जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मौसम हमारा शरीर झेल सकता है तो हम एसी का यूज ना करें, पंखे चलाएं। लेकिन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल उस तरीके से बना लिया है कि वो भी एसी उतना का ही प्रयोग वो रिस्पॉन्सिबल करते है। ही करते हैं। बिल्कुल। जी। सीएसी ने दिल्ली को गर्मी और बिजली की मांग से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी कि कारण क्या है, लेकिन जो सुझाव उस आए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सुझावों में सबसे पहले तो इमारतों में ऊर्जा बचत करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू करें और इको निवास संहिता को भी सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इमारतों में प्राकृतिक ठंडक की ज़्यादा ज़रूरत है और इसके अलावा बेहतर इंसुलेशन का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है। गरीबों के लिए कूलिंग शेल्टर बनाया जाए, गर्मी से बचाव की ज़रूरत को ज़्यादा बढ़ाया जाए और शहरी इलाका जो है वो बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए, पानी के स्रोत ज़्यादा बढ़ने चाहिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कि उनके पास चले, देश में इस बार बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मानसून का पैटर्न भी काफ़ी बदला है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, असर जिसका दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ता है। नॉन स्टॉप ये बारिश है जिसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अनुमान ये जताया गया कि सितंबर यानी कि इस महीने में भी देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। देश भर की अगर औसत बारिश की बात करें तो एलपीए यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज के 109% से अधिक रह सकती है। 1971 से 2020 की अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उसी आधार पर सितंबर महीने में एलपीए लगभग 168 मिलीमीटर रहा है। अगस्त के पूरे महीने में मानसूनी बारिश और बाढ़ से अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड भी टूटे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त महीने में 2001 के बाद सबसे ज्यादा बारिश देखी गई और इस क्षेत्र में औसत 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब सितंबर में भी ऐसा ही सिलसिला जारी रह सकता है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार गुफरान जी आपके पास आते हुए, मानसून पैटर्न भी बदला है। अभी तक ये होता था कि ठीक है जुलाई एंड तक या अगस्त के मिड तक, हाल फिलहाल की बात करें, बारिश खत्म हो जाती थी, लेकिन ये जो मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में हाल वैसा ही रहने वाला है। सितंबर तक होते होते अभी पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज के चलते ही मानसून रिट्रीट काफी लेट होने लगा है और वो रिट्रीट होने से बहुत नुकसानात होते हैं। मतलब उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और एयर क्वालिटी जो खराब हो जाती है, अक्टूबर से होना शुरू हो जाती है, वो उसी की वजह से होती है कि उसकी वजह से वो जैसे ही मानसून रिट्रीट होता है उसके बाद में एकदम जो है हवा, सतही जो हवाएं हैं वो ढीली ढीली हो जाती है। लेकिन इस बार एक ऐसा है क्योंकि मानसून काफी तेजी के साथ में रहा है, सितंबर के अंदर भी
इसको कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो सितंबर अगर ये मानसून रिट्रीट अपने समय पे हो जाता है तो एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होने वाला है कि एयर क्वालिटी के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए और वहां के लिए। लेकिन एक जो आप पहले बता रही थी इसका असर सर कृषि क्षेत्र पर भी फिर काफी ज्यादा पड़ेगा। देखिए, क्योंकि खास तौर पर अगर हम पंजाब की बाढ़ की बात करें, अभी तो जिस तरीके से पंजाब जैसे पूरे इलाके में इतनी बाढ़ आई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, अगली फसल पर भी इसका असर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। देखिए, फसलों की कटाई का अभी समय आ रहा है अक्टूबर के अंदर, जबकि आपकी पेडी फील्ड कटती है और पेडी से और वहीं से निकलने वाले जो स्टबल होते हैं वो जलाए जाते हैं और एयर क्वालिटी की समस्या पैदा होती है। इस बार ये बड़ा काफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है कि जिस हिसाब से पंजाब के अंदर बहुत तेजी के साथ में बाढ़ आई है, कई चीजों के अंदर बहुत जबरदस्त नुकसान हुए हैं, उसकी वजह से पेडी की पैदावार में क्या असर पड़ेगा, और उसके बाद में वो शायद इतनी गीली और इतनी पानी उनका हो गया है या बही बही हुई है कि कटाई अगर और डिले हुई तो फिर अगली उसके बाद वाली फसल को के अंदर, क्योंकि वो विंडो 45 दिन की मिलती है सिर्फ कटाई में और इसके खरीफ और रबी की फसल के अंदर, तो ये थोड़ा सा बहुत एक पेचीदा और संजीदा सा प्रश्न हो रहा है यहाँ पे कि क्या वो होगा उसकी वजह से। लेकिन ऑब्वियसली डिस्टरबेंस तो हुआ है और ऐसे एग्रीकल्चर। में चिंता की बात, देखिए आप ही बता रहे कि सितंबर में हाल कम से कम ऐसा रह सकता है 15-16 सितंबर तक। वही वाली बात है क्योंकि मतलब ये है कि अगर सितंबर में कटाई शुरू हो जाना चाहिए आखिरी होते होते, लेकिन अगर वो कटाई चली गई अक्टूबर के मिड में फिर वो दिसंबर तक खींचेगी, और हाँ वो वायु गुणवत्ता का प्रॉब्लम दिसंबर नवंबर की जगह दिसंबर तक भी चला जाएगा। ठीक है, और सर्दी का तो मौसम आलू उल्टा होगा, यानी कि आने वाले समय में थोड़ा दिल्ली के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो सुझाव है उस पर हम आते हैं। शरणजीत जी आपके पास आऊंगी, फिर राजीव जी के पास जाऊंगी। जो सुझाव है उसमें सबसे पहली बात जिसका जिक्र राजीव जी भी लगातार कर रहे हैं कि इमारतों में ऊर्जा पहले बचत, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू होना चाहिए, इको निवास संहिता को सख्ती से लागू करना चाहिए और इमारतों को ऐसा बनाया जाए कि नेचुरल ठंडक वहां पर हो। अब देखिए, स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है, बनाया जाए कि जब हम बात करेंगे तो वो आने वाले समय की बात होगी, लेकिन अभी के जो आपके सुझाव है वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकते हैं? जी, तो लॉज बने हैं कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए या फिर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड यूज होने चाहिए, और इस तरीके से बिल्डिंग्स बननी चाहिए जैसे पहले के समय में लोग घरों में आगे छज्जा रखते थे ताकि जो घर है उसमें ठंडक रहे। लेकिन आज के समय में जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। लोग हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं और छज्जा नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से घरों में गर्मी जो है पनपती है और रात में भी वो रिलीज नहीं होती है। तो ये जो लॉज बने हुए हैं इसका कंप्लाइंस होना चाहिए कि लोग ये स्ट्रिक्टली कितना फॉलो करते हैं। कंप्लाइंस ना होने की वजह से ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कि कितना लोग उसको फॉलो करते हैं या फिर कितनी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो इन सबको एक रेगुलेशंस को इन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और प्लस आसपास घरों के आसपास अगर हम चाहें तो ग्रीन एरियाज भी बढ़ा सकते हैं, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए उसमें कि कितना ग्रीन एरिया आपके घरों को ठंडा रखता है, आसपास के माहौल को ठंडा रखता है। रिक्रिएशन पार्क्स बनाने चाहिए सोसाइटी के अंदर ताकि वो भी उसको गर्मी को कम कर सके। वाटर बॉडीज को भी इंक्रीज करना चाहिए। प्लस अगर हम देखें कि जो अगर हम ह्यूमिडिटी कहते हैं कि ज्यादा गर्मी बनाता है, तो हीट एक्शन प्लान्स में ह्यूमिडिटी को इंक्लूड करना चाहिए। जो इंडिकेटर्स हैं, द मेन इंडिकेटर्स जो ह्यूमिडिटी है और जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, इनको कोरिलेट करते हुए हीट एक्शन प्लान में एक इंडिकेटर बनाना चाहिए कि कैसे हम मॉडल्स को यूज करते हुए पहले ही वो फॉरकास्ट कर सके कि इतनी गर्मी आने वाली है और इतना हमें उसको फॉलो करना चाहिए, कितने ग्रीन एरियाज बढ़ाने चाहिए। ठीक है राजीव जी, आपके पास आते हुए 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो बिजली की खपत 2% ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो सुझाव दिए गए हैं कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, अगर ये सुझाव जो बताए गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम लोग बहुत टाइम से डीडीए की पब्लिक हियरिंग्स में ये डिमांड भी करते आए हैं। बट द फैक्ट इज कि बायलॉज किताबों में रह जाते हैं और बिल्डिंग जो खड़ी होती है वो बायलॉज के हिसाब से नहीं होती है। बिल्कुल। आज की तारीख में आप कोई भी बिल्डिंग देख लेंगे उसमें डिविएशन होएगा, उसमें कोई ना कोई उसमें चेंज कर देंगे वो लोग, और उसमें एमसीडी भी कोई रोल नहीं प्ले करती है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ बायलॉज की ज्यादा जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ की जरूरत है, हैवी फाइन्स की जरूरत है। अगर आपको डिविएट करते हैं, कोई हैवी फाइन ही नहीं है आज की तारीख में कुछ ये, बिकॉज हम लोग अपने
पर्यावरण के लिए हम अपनी लाइफ से तो में तो सारे कंफर्ट डाल लेते हैं, बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि ये हो जाएगा और जो मेरे साथ होगा वो सबके साथ हो जाएगा, और किसी के साथ आज तक नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा। इसीलिए जो सीईसी ने जो सुझाव दिए हैं, ये हमारे दिल्ली के जो RWAs हैं, पब्लिक हेयरिंग्स में बहुत देर बोलते रहे हैं। इनफैक्ट जब ये लोग दिल्ली की डेंसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है, उससे हम लोग ऑलरेडी दुगने लेवल पे पहुंचने वाले हैं। और ये लोग अभी आज की तारीख में जो हमारा जो लुटियंस दिल्ली जो बचा हुआ था हरा, उसमें भी वो सारे, जैसे अब नारोजी नगर, सरोजनी नगर, ये सारा जो किदवाई नगर, ये सारा रीडेवलपमेंट होके सारे जो पेड़ पौधे, 16,500 पेड़ काट दिए, सब कुछ हुआ। ये सब लोग, सरकार ही नहीं है सीरियस अबाउट एनवायरनमेंट। ठीक है, आप एनसीआर जैसे को तो इसीलिए बर्बाद बनाया गया था कि कम से कम दिल्ली का बोझ जो है वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो लग नहीं रहा है। वो लग नहीं रहा है। उल्टा एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट भी था ना, वो भी अभी इन्होंने फ्लॉ कर दिया। एनसीआर क्या बनता है, आप एनसीआर जहां से लेके आए हैं, सोल से लेके आए हैं या न्यूयॉर्क के वहां से लेके आए हैं, तो वो लोग एक बफर जोन क्रिएट करते थे 100-100 किलोमीटर का। चलो कोरिया जरा छोटी कंट्री है तो वो 50-60 किलोमीटर का ये था। यहाँ पे तो दिल्ली खत्म हुई और गुड़गांव शुरू हो गया। यहाँ पे रोहिणी खत्म हुआ, वहां लोनी शुरू हो गया। यहाँ पे आपका साउथ दिल्ली खत्म हुआ, फरीदाबाद शुरू हो गया। यहाँ पे आपका दिल्ली खत्म हुआ, नोएडा शुरू हो गया। आप एनसीआर कुछ नहीं है, इट इज एन एक्सपैंडेड नॉन स्टॉप कंक्रीट जंगल क्रिएट कर दिया, उसके हीट ट्रैप हो रहा है। ठीक है, अब गुफरान जी आपके पास आते हैं। दोनों बातें आपने सुन ली, सुझाव दिए गए हैं, लेकिन देखिए सुझाव, अब ये इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों पैनलिस्ट बहुत सही और आप भी इस बात पर अग्री करेंगे, सुझाव केवल कागजों में रह जाते हैं। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो क्या हाल आगे आने वाले समय में हो रहा है? हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2% डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, कहां तक पहुंचेगा ये आंकड़ा? नहीं, सुझाव अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अतिशयोक्तियां भी हैं, अब जो कि मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पहली चीज ये है कि ग्रीन कवर बढ़ाएं। ग्रीन कवर के लिए जगह किधर पड़ी हुई है? तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको वर्टिकल गार्डनिंग वगैरह उस सबको एनकरेज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी मानसिकता है जनता की, उसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल, एक मैं चीज बताता हूँ, इसके अंदर बताया गया है कि बिल्डिंग जो है आपने उस हिसाब से बनाए, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और हवाएं वही चल रही हैं जो कि लू से भरी हुई हैं, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी। एक तरफ वो है, उस समय आपका पेशेंस देखा जाएगा कि अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आप करें। लेकिन हमारे देश की बढ़ती हुई जो मतलब हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रहा है हमारा, उसकी वजह से, क्योंकि वेल्थ बढ़ रहा है तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है इस समय ये चीजों को आउटरीच करना कि आप अपनी मानसिकता वही रखें। अगर आपकी वेल्थ बढ़ रही है तो इतनी जल्दी आप एसी और वो जो अप्लायंसेज हैं जो कि ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करें। मानसिकता वही रखें कि भाई जहां तक टॉलरेंस हो सकता है करें और इन चीज को नहीं करें। तो वो दो चीजें बड़ी विरोधाभास वाली चीजें हो रही हैं। एक तो यह है कि आपका वेल्थ और ये इकोनॉमी बहुत अच्छी चीज है, उसकी वजह से बढ़ रही है, लेकिन उस समय आपका जो टॉलरेंस लेवल है गर्मी और सर्दी को लेके, वो ज्यादा कंफर्ट की तरफ ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को शरणजीत जी, अब इसी पे आगे आऊंगी। बहुत अच्छी बात की टॉलरेंस लेवल, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो लोगों को डालने पड़ेंगे। स्कूलों में अगर हम देख लें या फिर कॉलेजेस में देख लें, इस तरह की बहुत सारी कई सारी बच्चों को भी बताया जाता है, उन्हें बताया एनवायरनमेंट के बारे में उनको जागरूक किया जाता है। बावजूद इसके यहाँ पर कमी नज़र आ रही है, क्योंकि स्कूल तक तो ये ठीक है, पेरेंट्स उतना कर देते हैं, प्रोजेक्ट के तौर पर उसको लिया जाता है, प्रोजेक्ट खत्म तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। जी, जैसे कि अगर हम हीट को देखें, अगर बाढ़ देखते हैं, हम बाढ़ ज्यादा विजिबल होती है तो लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हीट एक विजिबल नहीं है, वो साइलेंट किलर की तरह है। किसी को उसका इफेक्ट पता नहीं लगता है कि जो गर्मियां है वो कितनी हार्मफुल है, लोगों के शरीर पे कितना हार्म कर रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और जो बूढ़े हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उनका इम्यून जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि इतनी गर्मी को झेल पाए वो। तो स्कूलों में ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह दिया जाता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट को ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए जो सबके लिए जरूरी होना चाहिए। और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, अगर ज्यादा गर्मी आ रही है तो कैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम इस गर्मी से बच सकें। स्कूलों को आजकल वैसे भी घरों में दे दिया गया है कि घर से आप पढ़ सकते हैं अगर ज्यादा गर्मी है तो, लेकिन उसमें भी बच्चे फिर ज्यादा ऑनलाइन चीजें यूज करते हैं,
पढ़ने के लिए मटेरियल यूज करते हैं, जो फर्दर फिर पीक डिमांड ही बढ़ाता है। लेकिन कैसे हम उसको घर बैठे कम कर सकते हैं गर्मी को, या फिर क्या क्या हम बचत कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हम अपना सकते हैं कि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, पीक आवर्स में बाहर जाना कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। और बूढ़ों को भी बाहर जो वर्कर्स हैं जो काम करने जाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कि पीक आवर्स में वो बाहर ना जाए, क्योंकि उनकी सेहत ज्यादा खराब होती है। हम जो मिडिल एज के लोग हैं ये हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे और जो बूढ़े हैं इनको ज्यादातर ध्यान देना चाहिए इतनी गर्मियों में। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जिन सुझावों की बात हो रही, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा, कैसे हम इन हालात को ठीक कर पाएंगे? राजीव जी, क्या सुझाव आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, अभी सुझाव है, बेग साहब ने जो बात अभी बोली उससे थोड़ा सा मैं असहमत हूँ। बेग साहब ने बोला कि जमीन ही कहाँ है पेड़ लगा सकें, क्योंकि स्ट्रक्चर इसमें है, जमीन है। जितने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे हम लोगों को उन लोगों ने FAR बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब कि 1 एकड़ में जहां पे के तुम्हारे को ग्रीन एरिया ज्यादा छोड़ना पड़ता था, हाँ, वो FAR उसको इंक्रीज और बायबल FAR दे के उस एरिया में वहां पे 100 फ्लैट एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं, 4 मंजिल एक्स्ट्रा दे दी जाती है। एंड वो ज्यादा जब कवरेज कर लेते हैं तो पेड़ों का ही तो जगह जाएगा जहां इसमें। दैट इज द प्रॉब्लम, ये हर जगह पे। और अभी तो पूरी दिल्ली ने रीडेवलप होना है, और अगर ये FAR का भूत जो है, जो पहले आपको बता दें, दिल्ली में पहले FAR होता था 125, उसके बाद उसको बढ़ा के किया 200, उसके बाद आगे कर दिया 300, अब 400 की भी बात हो रही है, 500 की भी बात हो रही है। अब ये जितना जो एरिया बढ़ रहा है तो उसमें ग्रीन एरिया खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, यही FAR का जो प्रॉब्लम है, अभी स्कूल्स की आपने बात की थी, एक जहां पे स्कूल बिल्डिंग होती थी उसकी प्ले फील्ड्स होती थी, पेड़ होते थे, कॉलेजेस होते थे, वहां पे यहाँ JNU में चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां पे हॉस्टल्स बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, वहां पे प्ले फील्ड्स को खत्म करके एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बनाए जाते हैं। आपके पास जमीन जितनी भी है उसको आप उसमें कंक्रीट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज आवर कंसर्न। कहां पे कंक्रीट के ऊपर रोक लगेगी और पेड़ के लिए जगह क्रिएट की जाएगी, वो ज्यादा बात है। रीडेवलपमेंट अभी पूरी दिल्ली की होनी है। अगर इसी हिसाब से चले तो यहाँ का टेम्परेचर 55 भी देखेंगे दिल्ली में आप। बड़ी बात है, क्योंकि बेग साहब जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा इस बात की भी होती है कि कहीं दिल्ली का हाल ऐसा तो नहीं कि 50 तक हो जाए। पीक गर्मी में जब हम कई बार शोज करते हैं और आप इस पर कहते हैं कि हो सकता है, और राजीव जी बिल्कुल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक चीज़ और सर देखिए, पिछले 10 सालों में अगर कंपेयर करें, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो आंकड़ा है बिजली का 44% डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। अब आने वाले 10 सालों की तस्वीर क्या देखते हैं आप? देखिए, ये जो आंकड़ा है ना 44%, इसमें सिर्फ क्योंकि टेम्परेचर और वो ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हुआ है वही आंकड़ा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी वेल्थ काफी बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से कंफर्ट लेवल जो हो रहा है वो आदमियों का, और उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, उस पर हम इसको भी चर्चा इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर। बाकी तो ये चीजें ही हैं। आने वाले 10 साल हमारे और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट लेके आ रही है। जैसे कि पावर सेक्टर के अंदर हमारा 90-95% थर्मल, अभी भी जो पावर प्लांट्स हैं वो थर्मल पावर मतलब कोल बेस्ड है, लेकिन किस तरकीब से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए जो जिसमें कि कोल कम जले, उसकी वजह से ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज कम होगा। जो पुराने जो बहुत ज्यादा प्लांट हैं जो कि बहुत ज्यादा सेकंड ग्रेडेड कोल यूज करते हैं, वो रिटायर कितनी जल्दी हो सके और उसको कितनी जल्दी उसको मॉडर्न प्लांट्स के अंदर या न्यूक्लियर बेस्ड व्हाटएवर इट इज, जो भी डिसाइड करे उसमें करा जाए। तो ये सारी चीजें, अगर ये जो प्लान है और जो बन रहे हैं इसको सही से इम्प्लीमेंट अगर किया, लेकिन एक चीज तो इसमें बहुत बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले 10 साल में भारतवर्ष के अंदर कूलिंग डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, और मेरे ख्याल से विश्व में सबसे ज्यादा जो कूलिंग डिमांड का जो फर्क पड़ेगा वो इंडिया में ही रहेगा। चलिए सर, वेल्थ बढ़ेगी, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी। वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।